बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। ये बात पते की शुरुआत करते हैं। देश भर में आज से कावड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। भोले के भक्त अपने आराध्य देव पर जल चढ़ाने के लिए कई किलोमीटर लंबी यात्रा के लिए अब निकल पड़े हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ओवैसी के नेता इस यात्रा पर अब बांटने वाली राजनीति पर उतर आए हैं। उन्होंने सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगा दिया है और कावड़ यात्रा के लिए किए गए प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। मांस की बिक्री नहीं होगी। अरे भाई, आपकी आस्था है, क्या शराब पर भी आप पाबंदी रमजान के महीने में लगाएंगे? नहीं लगाते हैं। क्या आप जो गाने बजाए जाते हैं, जो पूरा नशे का कारोबार इस यात्रा के दौरान कुछ लोग करते हैं? दरअसल ओवैसी के नेता यूपी में ध्रुवीकरण वाली राजनीति में जुटे हैं और धर्म के नाम पर बांटने वाले मंसूबे पाल रहे हैं, जिन्हें सीएम योगी ने सबक सिखाते हुए करारा जवाब दिया है। वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे जो समाज को बांटने वाले लोग हैं। याद रखना, बांटने वाले लोग वही लोग हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं। 27 के चुनाव में ओवैसी के नेता मुस्लिम के सबसे बड़े हितैषी बनने की कोशिश में जुटे हैं और सुर्खियों में रहने के लिए बयान देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि यूपी में बांटने वाले का योगी क्या हाल करते हैं। वहीं ओवैसी के नेता के बयान पर शिव भक्तों ने तगड़ा जवाब दे दिया है। कहा, ऐसे आरोप लगाना सनातन का अपमान है। ऐसे लोग केवल समाज को तोड़ने का काम करते हैं और धर्म के नाम पर नफरत की खेती करते हैं। उनके घर में नशेड़ी होंगे, जब तो वो कह रहे हैं उनके घर में नशेड़ी होगी ना, हम इसलिए तो कह रहे हैं वो एक बार भी कावड़ लेने आ रखे हैं। एक बार भी पूछ लो, अगर कावड़ लेना एक बार भी गए तो वो पूछ लो, गौमुख से कावड़ ले उठा लो, एक बार मैं मान जाऊंगा। तो मुसलमान है ना, मैं मुसलमान है, ईद बना ले ढंग से। आज मेरी ईद भी नहीं बनाई होगी, हलाला उलाला करने उनकी आदत है ना, हमेशा घर में दिक्कत तो यही है। के लिए हम भी कुछ नहीं बोलते हैं। अभी आप देखना चाहेंगे पीछे कम से कम 2 से 3 भोले हमारे ऐसे आ रहे हैं जो मुस्लिम हैं, जो हिंदू के साथ कावड़ उठा रहे हैं। अगर हिंदू मुस्लिम हम करने पर आए तो हम उनको भी रोक सकते हैं, जो हमारी आस्था में हमारे साथ दे रहे हैं मुसलमान भाई। ये हमारा टेस्ट करवा लो, ऐसी बात है। हमारा टेस्ट करवा लो, टेस्ट कर रखा है आज हमारा टेस्ट करवा लो सब लेगा। अगर जो हमारे टेस्ट में कोई नशा ना आया तो उसे हमारे सामने ला दो। ये धर्म के नाम पे गलत है, ये ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो कावड़िया चल रहा है अपनी आस्था के लिए चल रहा है, वो कोई नशा के लिए नहीं चल रहा है। हम 500 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, तो ये थोड़े कि नशा करेंगे हम, ये गलत है, ये गलत प्रचार है उनको कहने का। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 6 ब्रह्मास्त्र वाला कावड़ कवच तैयार कर लिया है, जो कि कावड़ रूट पर हो रहे हर एक हलचल पर नजर बनाए हुए है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तो तैनात है ही, लेकिन इस बार आपको बता दें, न्यू टेक्नोलॉजी के जरिए मॉनिटरिंग सेंटर भी बना दिया गया है, जहां लखनऊ की पुलिस हेडक्वार्टर में बैठक कर अधिकारी मॉनिटरिंग करते हुए नजर बनाए हुए हैं। अलग अलग जिलों की आपको मैं ड्रोन का विजुअल दिखा रहा हूँ। ये हमारा वाराणसी से है और गोरखपुर, नोएडा और मुजफ्फरनगर, खासतौर पे जो पश्चिमी यूपी के ज़िले हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं, जो रूट है जहाँ पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है, बड़ी संख्या में पुलिस बल वहाँ पर तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, योगी ने 6 ब्रह्मास्त्र के जरिए कावड़ सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सीसीटीवी कैमरे, कावड़ रूट पर 395 से अधिक ड्रोन, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, साउंड मैपिंग डिवाइस और एंटी सेबोटाज चेक और स्पेशल सिक्योरिटी लेयर्स बनाए गए हैं। इस बार हम लोग ड्रोन फीड्स, सीसीटीवी फीड्स, ANPR फीड्स, वहाँ रास्ते में ट्रैफिक व्यवस्था को संबंधित कितना भी लगी हुई है, उसकी मॉनिटरिंग यहाँ मुख्यालय लेवल पर हम लोग कर रहे हैं। कावड़ियों के लिए ये यूपी सरकार का सुरक्षा कवच है। इसके अलावा यूपी पुलिस की स्पेशल फोर्स भी ग्राउंड पर तैनात है। शिव भक्तों के त्योहार पर अगर किसी अधर्मी ने बुरी नजर डाली या फिर माहौल बिगाड़ने की किसी भी तरह से कोशिश की, उनका मौके पर ही इलाज कर दिया जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि कावड़ रूट के सुरक्षा कवच को ATS ने पूरी तरह से मजबूत कर लिया है। सीएम योगी के इन धुरंधरों ने कावड़ रूट की सुरक्षा को अभेद्य कर दिया है। ATS के जो तमाम कमांडोज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अति आधुनिक हथियारों के साथ, और लगातार ड्रोन कैमरे के जरिए भी निगरानी रखी जाती है। और हाथ में AK-47 के साथ साथ तमाम अति आधुनिक हथियार इनके पास हैं। और ये पूरे मुजफ्फरनगर में खास तौर पर कावड़ रूट में निगरानी रखें, ताकि एंटी सोशल एलिमेंट इस भीड़ में शामिल होकर हुड़दंग न फैलाएं।
कांवड़ यात्रा के इस मजबूत सुरक्षा चक्र अगर किसी ने तोड़ने की जरूरत की तो उसका ठिकाना जेल होगा या फिर जहन्नुम। जो उपद्रव उत्सव को उपद्रव में बदलेगा, नोट करना, दो ही जगह होंगी, या जेल होगा या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी। संदेश एकदम लाउड एंड क्लियर है। उत्सव को उपद्रव में बदलने की गलती आखिर गलती साबित होगी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट और कांवड़ियों की चाक चौबंद सुरक्षा के बीच कैराना में नफरती सोच की एक तस्वीर सामने आ गई है, जहां हरियाणा के एक शिव भक्त की हरिद्वार से लौटने के दौरान कांवड़ खंडित कर दी गई। आरोप इस बात का है कि 4 बदमाश उसके रास्ते में हड्डी फेंककर फरार हो गए। कहां तो धर्मवीर नाम का ये शिव भक्त हरिद्वार से पानीपत के रास्ते पर पैदल कांवड़ लेकर बढ़ रहा था और कहां तो घटना के बाद रोते बिलखते दिखने लगा। इसके बाद मौके पर बवाल हो गया। दूसरे कांवड़ियों ने पीड़ित को संभाला और तुरंत पुलिस को बुलाया। भाई हरिद्वार से दंडवत कावड़ लेकर लग रहे थे भाई, और यहाँ रास्ते में किसी ने भाई कावड़ के आगे हड्डी घेर दी और हम सब साथ थे। पुलिस ने मौके पर आकर तहरीर ले ली और आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरी कावड़ के नीचे 4 मुस्लिम लड़कों ने मांस फेंक दिया। 4 मुस्लिम लड़के बैठे थे और उन्होंने मेरी कावड़ के नीचे मांस फेंक दिया। तो मांस फेंकने के बाद मेरी कावड़ तुरंत वहीं पे रुक गई और कावड़ खंडित हो गई। इस घटना को लेकर कांवड़िये ही नहीं, स्थानीय लोगों में भी काफी गुस्सा है और फिलहाल पुलिस से जांच करने में जुटी है कि ये कोई शरारत भर थी या फिर कावड़ में बवाल करने वाली कोई साजिश। शिव पर्व के दौरान अपनी आस्था जाहिर करने में कोई भी शिव भक्त पीछे नहीं रहना चाहता। अब मेरठ की बात की जाए तो शिव भक्तों की ऐसी ही आस्था यहाँ पर नजर आई है उनकी बनाई गई कावड़ में। इस खास कावड़ को बनाने में 4 लाख से ज्यादा कीमत आने का अब दावा किया जा रहा है। इस खास कावड़ में महादेव को वैरागी रूप में दिखाया गया है। करीब 40 से 45 दिन की मेहनत के बाद ये कावड़ यात्रा तैयार हुई है। वैरागी स्वरूप का यहाँ पर दर्शन हो रहा है। इस बार के सबसे महंगी कांवड़ जो कि लाखों रुपए की है, बताया जा रहा है इसकी कीमत फिलहाल तो अभी 2.5 से 3 लाख बताई जा रही है, लेकिन और भी बढ़ जाएगी जब तक ये अपने स्वरूप में आएगी। इस खास कावड़ का वजन करीब 120 किलो है, जिसको खूबसूरत बनाने के लिए चांदी के लेस और महंगे नग का इस्तेमाल किया गया है। ये लेस देखेंगे, ये 300 मीटर की लेस है सर, ये चांदी के तार की लेस है सारी की सारी। अगर आप ये देखेंगे मोरों में, आप देखें नग लगे हुए हैं, ये जो अंगूठियों में हम नग पहनते हैं सब ये वो लगे हुए हैं। इस महंगी कावड़ को बनाने वाले कोई प्रोफेशनल नहीं है, बल्कि छात्रों और नौकरी पेशा लोगों ने ये खास कावड़ तैयार की है। और संसद में वंदे मातरम के अपमान से जुड़ा हुआ बिल पारित होने के साथ ही अब ये तय हो गया है कि जिसने भी इसका अपमान किया उसे 3 साल के लिए तो यहाँ पर जेल में जाना ही होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि राज्यसभा के बाद अब लोकसभा में भी ये जो बिल है वो पास हो गया, जिसके साथ ही अब कई मौलाना और मुस्लिम संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं। क्योंकि बिल में वंदे मातरम नहीं गाने भर से नहीं, बल्कि गाने में रुकावट बनने और अपमान पर भी जेल का प्रावधान है। प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. जिसके बाद मुस्लिम संगठनों और मौलानाओं का कट्टरपंथी चेहरा फिर सामने आने लगा है। वो बिल ला रहे हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये उनकी आस्था के, मुसलमानों की आस्था के खिलाफ है और मुसलमान इसको एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए वो ये बिल ला रहे हैं ताकि इसका विरोध हो। मुसलमान जेल में जाने को भी तैयार नहीं है, जो करना है वो कर ले सरकार, लेकिन मुसलमान भारत माता की वंदना नहीं करेगा। उसने वंदना वर्ड यूज कर दोगे तो मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के साथ से, बाकी किसी के आगे झुकता नहीं है। इसको जो करना है करेगा। जिस पर हिंदू संत समाज ने भी उन्हें नसीहत दे दी है। यदि आपको पाकिस्तान बांग्लादेश अच्छा लगता है तो वहाँ चले जाओ। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। और ऐसे मौलाना मौलवी कुछ भी सीखते रहे, कहते रहे, अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। हॉकी इंडिया की जर्सी का रंग बदलने पर सियासी संग्राम लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अब भारतीय हॉकी टीम नीले रंग में नहीं बल्कि आपको केसरिया रंग की जर्सी में दिखाई देने वाली है। ये फैसला तब लिया गया जब 15 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड में हॉकी विश्व कप खेला जाएगा। लेकिन इस पर विवाद तब बढ़ गया जब भारत के पूर्व कप्तान वीरेन रासकिन्हा ने तीखी प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने हॉकी इंडिया को रीट्वीट करके लिखा, भारतीय टीम की पहचान हमेशा नीले रंग की जर्सी रही है और इसे बदलने का कोई तर्क समझ नहीं आता। अब इस पर सियासी हंगामा शुरू हो चुका है, जिस पर प्रियंका गांधी ने तंज कस दिया है। चाहे यूनिफॉर्म बदल लें, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपना
अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं। कुछ भी कर लें, आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं। जबकि बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने कहा है कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो उस पर बात करेंगे। उसके बारे में देखेंगे, किसी को कोई जबरदस्त नहीं है यहाँ पे। तो देश का भक्ति जिसके पास है तो देश को जानता है, देश को भक्ति करते हैं। जो जिसका जैसा होता है वो किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। अगर कुछ ना कुछ विषय है तो उसका आलोचना के माध्यम से ठीक होगा। वैसे इस विवाद पर हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप कुमार तिर्की ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई खामी होगी तो उस पर सुधार करेंगे। मॉनसून सत्र के 9वें दिन संसद में हंगामा जारी रहा। लोकसभा हो या फिर राज्यसभा की बात की जाए, छात्र आंदोलन में पैलेट गन के आरोपों को लेकर जबरदस्त हंगामा जारी रहा। अब राज्यसभा में इसी मुद्दे को लेकर खरगे और नड्डा में तनातनी देखने को मिली। क्योंकि लोकसभा हो या राज्यसभा, विपक्ष लगातार पैलेट गन पर सवाल उठा रहा है और सरकार से जवाब मांग रहा है। खरगे ने भी आज सदन में यही सवाल उठाए, लेकिन उनके शब्द सत्ता पक्ष को नागवार गुजरे। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे। जेपी नड्डा ने उनके इस बयान को लेकर सभापति से शिकायत की और खरगे को नसीहत देते नजर आए। तर्क के साथ भावावेश में न आए और भावावेश में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो असंसदीय है। इन सब के बीच दोनों ओर से तनातनी जारी रही और हंगामा और शोर इसी तरह चलता रहा। अब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। ममता बनर्जी की बची हुई टीएमसी में एक बार फिर से टूट की अटकलें अब लगने लगी हैं। अब इसी को लेकर आपको ये भी बता दें कि दिल्ली से लेकर कोलकाता तक एक बार फिर से सियासी अटकलें लगने लगी हैं, जिसकी वजह है संसद सत्र के दौरान जेपी नड्डा से शत्रुघ्न सिन्हा की मुलाकात हो रहा। हालांकि इस पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन मुलाकात की तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती नजर आ रही है। ये मुलाकात संसद में हुए कार्यक्रम के बाद हुए लंच ब्रेक की है, जहां कई दलों के सांसद पहुंचे थे। पर यह मुलाकात सियासी चर्चा का विषय बन गई, जिसमें जेपी नड्डा के साथ टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और सौगत राय साथ बैठकर भोजन करते और बातचीत करते नजर आए। हालांकि शत्रुघ्न हो या सौगत राय टीएमसी में टूट के दौरान पूरी मुखरता के साथ ममता बनर्जी के पक्ष में खड़े नजर आए थे। सौगत राय दमदम से मौजूदा टीएमसी सांसद हैं। वो यहां से अब तक 5 बार सांसद और 5 बार विधायक रह चुके हैं, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से सांसद हैं। वो यहां दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। हालांकि इन तस्वीरों को लेकर किसी भी तरह के कयास लगाना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह सायोनी से लेकर काकुली घोष और शताब्दी राय तक बंगाल चुनाव में बीजेपी पर बरस रही थी और अब एनडीए में है, तो इन अटकलों को खारिज भी नहीं किया जा सकता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में नया सेशन शुरू होते ही जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया। कॉलेज प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया तो छात्रों ने विरोध करना शुरू कर दिया और ये जो पूरा विवाद है वो ड्रेस कोड लागू करने को लेकर हो रहा है। अब कॉलेज प्रशासन के इस फैसले को छात्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक नया कानून पास हुआ है। सेंट स्टीफन जो कॉलेज आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो छात्राएं जाती हैं वो स्पोर्ट्स ड्रेस पहन के नहीं जाएंगी। इस नोटिस में कॉलेज प्रशासन ने एल्फा क्लासरूम, एल्फा असेंबली हॉल, एल्फा लाइब्रेरी, एल्फा डाइनिंग हॉल और एल्फा चैपल जैसी जगहों पर शॉर्ट्स पहनने पर रोक लगाने की जानकारी दी है, जिसके बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज में ड्रेस कोड को लेकर छात्रों ने इसे व्यक्तिगत आजादी का हनन बता दिया। गलत है ये, क्योंकि हमें अपनी फ्रीडम है कि क्या पहन के आना है क्या नहीं पहन के आना, और गर्ल्स को लेके हमेशा बाउंडिंग्स लगाई जाती है कि वो आप हमें फिर से रिस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं और फिर से नेचर के लॉज जहाँ से हम उठे हैं आप हमें वापस वहीं ला रहे हैं। होना चाहिए ना कि सबके लिए होना चाहिए, या तो इफ आप शॉर्ट्स अलाउ नहीं कर रहे हो इट शुड बी फॉर बॉयज ऑल्सो। फिलहाल सेंट स्टीफेंस कॉलेज में ड्रेस कोड को लेकर बहस जारी है। देखना होगा कॉलेज प्रशासन अपने निर्देशों पर कायम रहता है या फिर ये फैसला बदल जाएगा। मध्य प्रदेश के सागर से एक ऐसा मामला सामने आ गया है जिसे देखकर आप भी अब हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर एक प्राइवेट कॉलेज के सभी परीक्षा परिणामों पर रोक लगा दी गई। आरोप यह है कि आंसर शीट में चैट जीपीटी की मदद से ग्रुप चीटिंग की गई थी। दरअसल एग्जाम कॉपी में एक जैसा जवाब और एक जैसी लाइन ने सारी पोल खोलकर रख दी। यहाँ जब कॉपी चेकिंग के दौरान एक टीचर ने एक उत्तर में लिखा देखा, पूरे उत्तर का वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद बाकी कॉपियों की जांच की गई तो सभी में एक जैसा उत्तर लिखा था।
शुरुआती जांच में कॉपियां छिंदवाड़ा के एक प्राइवेट कॉलेज की बताई गई, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने कॉलेज के सभी रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी। कॉलेज प्रबंधन को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब दोबारा परीक्षा होगी या फिर एग्जाम सेंटर बदले जाएंगे, लेकिन पहले ये जांच करना जरूरी है कि आखिर ग्रुप चीटिंग कैसे हुई और अगर हुई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बुलंदशहर में 48 घंटे के बाद भी मासूम चारू को सिस्टम अभी तक ढूंढ नहीं पाया है। मासूम की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन उसका कोई पता अभी तक चल नहीं सका। अब रेस्क्यू टीम ने अपने सर्च का दायरा भी बढ़ा दिया है, लेकिन इस नाले से लगी नदी के पास सर्च में जुटी हुई है। मासूम की तलाश के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ गोताखोरों को भी लगाया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। बावजूद इसके प्रशासन अब तक मासूम का पता नहीं लगा पा रहा, जिसमें खास तौर पे जो नदी है वो काला पानी होने की वजह से जीरो विजिबिलिटी है और यही दिक्कत होने की वजह से इन लोग को सर्च ऑपरेशन में भी दिक्कत आ रही है। उसके साथ ही साथ इनके नाव में भी मलबा फंस जा रहा है, जिस वजह से रेस्क्यू टीम को सर्च ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। सवाल है कि सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा क्या मासूम को जान देकर चुकाना होगा? क्या केवल अधिकारियों के निलंबन से ही काम हो जाएगा? और अयोध्या की बात करते हैं, जहां से एक बेहद चौंका देने वाला मामला सामने आया है। एक पिता की डांट की वजह से बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अब जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरे के पूरे गांव में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। पिता कई बार बेहोश हो जा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी एक डांट से उसका बच्चा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा। माँ बाप को अभी भी अपने बेटे की मौत की खबर पर यकीन नहीं हो रहा। दरअसल पिता ने अपने बेटे को अमरूद के बाग में रखवाली करने को कहा, लेकिन वो रखवाली नहीं कर पाया, जिसके बाद पिता ने उसे जबरदस्त तरीके से डांट लगा दी। डांट की वजह से 15 साल का नाबालिग इतना गुस्सा हो गया कि उसने अपने घर में ही फांसी लगाकर जान दे दी। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। ये खबर हर माँ बाप के लिए भी सीख है कि बच्चों पर इतना प्रेशर ना बनने दें कि उन्हें अपनी जान ले लेना ही बेहतर लगे। अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध करेंगे तो फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा। ये सिलसिला उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से लगातार चल रहा है। मुठभेड़ तो जैसे ऐसा लगता है आम बात हो गई हो, क्योंकि जुर्म करने वालों को यूपी पुलिस जगह जगह पर इसी तरह से सबक सिखा रही है। ऐसा ही सावन के पहले दिन गौ तस्करों के साथ हुआ, जिनको यूपी पुलिस ने गोली मारकर याद दिलाया कि गो तस्करी करना यूपी में अपराध है। मुजफ्फरनगर, बलिया, बागपत और मथुरा में यूपी पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इन चारों जगहों से कुल 23 गो तस्करों को गिरफ्तार किया गया। शायद ये लोग योगी का वो संदेश भूल गए थे जो उन्होंने दिया था। राम और कृष्ण के देश में गौ हत्या को हम कतई नहीं होने देंगे। लेकिन मुजफ्फरनगर में पुलिस और गो तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में अरविंद और पारुल गोली लगने से घायल हो गए। बाद में 4 और गो तस्कर गिरफ्तार हुए। ऐसा ही बलिया में हुआ, जहां पुलिस ने 15 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया, जो 13 पशुओं को पिकअप में लाद कर ले जा रहे थे, जिनको जब्त कर लिया गया। वहीं बागपत में पुलिस ने गौकशों को घेरा तो मुठभेड़ हो गई, जिसमें गौकशी करने वाले जावेद घायल हो गया, जिसके पास से तमंचा और जिंदा कारतूस मिले। वहीं एक महिला भी गिरफ्तार हुई है। जबकि मथुरा में गौवंश चोरी करने वाले 2 शातिर बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गए। इसमें एक सिपाही भी घायल हुआ है। दिल्ली में हिमांशु भाऊ गैंग पर क्राइम ब्रांच ने अब तगड़ा एक्शन ले लिया है। एनकाउंटर के बाद गैंग के 2 शूटर को गिरफ्तार किया गया और ये दोनों शूटर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। हिमांशु भाऊ गैंग के ये दोनों शूटर अपने मंसूबे में कामयाब होते उससे पहले ही पुलिस ने इनको दबोच लिया। क्राइम ब्रांच को हिमांशु भाऊ गैंग के 2 शूटरों को लेकर इनपुट मिला था। पुलिस ने जैसे ही रोहनी के शाहबाद डेरी इलाके में दोनों को घेरा तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग कर दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। दोनों शूटर्स के पास 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है कि हिमांशु भाऊ गैंग के दोनों शूटर्स बवाना में जोगिंदर डबास हत्याकांड में वांटेड थे। इस एनकाउंटर को दिल्ली में गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। हिमांशु भाऊ गैंग दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में सक्रिय कुख्यात आपराधिक गिरोहों में गिना जाता है। इसका सरगना हिमांशु उर्फ भाऊ हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है और फिलहाल विदेश में छिपा हुआ है। दिल्ली में सरकारी बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है और इस बार दिल्ली के किराड़ी में सरकारी स्कूल में क्लास चलने के दौरान छत पर लगा हुआ सीलिंग फैन अचानक से ही गिर गया। इस घटना का बाकायदा एक सीसीटीवी भी सामने आ चुका है और सीसीटीवी में साफ देख सकते हैं कि क्लास में बच्चे मौजूद हैं, आराम से अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, लेकिन तभी अचानक से ही छत पर लगा सीलिंग फैन जमीन पर आ गिरा।
वो तो गनीमत रही कि कोई पंखे की चपेट में नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना के बाद से स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। ये पूरी घटना क्लास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी दिल्ली के ही एक सरकारी अस्पताल में एक मरीज पर सीलिंग फैन गिरने का मामला सामने आया था। इस पर अस्पताल प्रशासन ने मरीज की मौत का कारण पूर्व बीमारी बताया था। लेकिन इन दोनों घटनाओं के बाद राजधानी की सरकारी बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होना लाजमी है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अंसारी गैंग की असला फैक्ट्री पर पुलिस अब बड़ा एक्शन पुलिस का देखने को मिला है। जब पुलिस ने हथियारों के लाइसेंस की जांच की तो कई सारी गड़बड़ियां यहां पर मिल गई। अब इसी के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उसके बाद पूरे मामले की जांच अब की जा रही है। मामले में 3 लोगों के खिलाफ 5 केस दर्ज हुए हैं। सांसद अफजाल अंसारी पर 3, मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी पर 1 और गैंग में सहयोगी शाहिद पर 1 मामला दर्ज किया गया है। सीएम योगी ने भी इस पर स्ट्राइक के संकेत दे दिए हैं। जहां पर सांसद अवैध असले के लाइसेंस बनाने में व्यस्त हो, जहां पर सांसद विकास से कभी भी उनको विकास के कार्य के लिए फुर्सत ही न हो, वहां पे तो भगवान ही मालिक है। दरअसल IAS 191 गैंग से जुड़े शस्त्र लाइसेंसों की जांच की गई तो कई अनियमितताएं पाई गई। जांच में पता चला कि सिर्फ 51 हथियार लाइसेंसों पर खरीदे गए, जबकि अंसारी की इस असलहा फैक्ट्री में 145 हथियार शामिल हैं। FIR के मुताबिक कथित मिलीभगत से हथियार लाइसेंस और लेन देन से जुड़े दस्तावेजों के रिकॉर्ड गायब कर दिए गए। अब पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामले की जाँच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 2 अलग-अलग गोलीकांड सामने आए हैं, लेकिन दोनों की वजह एक ही रही, प्रेम प्रसंग। उत्तर प्रदेश में लड़के ने लड़की को गोली मारने के बाद खुद को गोली मार दी और फिर दिल्ली में युवक ने गोली मारकर बेरहमी से एक युवती की हत्या कर दी। अब दोनों ही मामलों में पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है, जहां प्यार और विवाद के बीच गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। पहली घटना मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके की है, जहां आदित्य नाम के एक लड़के ने एक तरफा प्यार में अनुष्का नाम की लड़की पर एक के बाद एक 3 गोलियां चला दी। इसके बाद खुद को भी गोली मार दी। अब लड़के की मौके पर ही मौत हो गई और लड़की अस्पताल में भर्ती है। वहीं दूसरी घटना दिल्ली के केशवपुरम इलाके की है, जहां ज्योति की सौरभ ने गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। घटनास्थल से खाली खोखा भी बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। फिलहाल दोनों मामलों में पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के जामनगर की बात करते हैं, जहां से एक ऐसा मर्डर केस सामने आया है जिसे सुनने के बाद आपको दृश्यम स्टाइल की याद आ जाएगी। यहां पत्नी ने पति की कब्र खोदकर 2 साल तक घर वालों को गुमराह किया, लेकिन अब पुलिस ने इस खौफनाक साजिश का खुलासा कर दिया। आरोप है कि हत्या के बाद शव को एक फैक्ट्री में गहरे गड्ढे में दफना दिया गया और यहीं से 2 साल से लापता और हत्या की साजिश में अब नया मोड़ ले चुकी है। पुलिस के मुताबिक मृतक जिग्नेश की पत्नी पृथ्वी और प्रेमी नीलेश ने मिलकर जिग्नेश की हत्या की प्लानिंग की। बहाने से जिग्नेश को पत्नी और प्रेमी ने फैक्ट्री में बुलाया। जिग्नेश को साइनाइड मिली शराब पिलाई, जिससे उसकी मौत हो गई और फिर आरोपियों ने शव को फैक्ट्री में करीब 12 से 15 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। वारदात के बाद आरोपी पत्नी लगातार अपने ससुराल वालों और रिश्तेदारों को गुमराह करती रही कि जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहा है। इसी तरह करीब 2 साल तक वो सभी को झांसा देती रही, लेकिन जब परिवार ने पुलिस में शिकायत करने की चेतावनी दी तो आरोपी पत्नी ने घबराकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस की मौजूदगी में गड्ढे की खुदाई की गई तो उससे मानव अवशेष मिले, जिसकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कुछ दिन पहले की एक घटना ने रिश्ते ही नहीं बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। यहाँ चिकन नहीं बनाने पर पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था। अब इस जघन्य हत्याकांड में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद यही है वो हत्यारा जिसने अपनी जीभ के स्वाद के लिए पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के दिन इस शख्स ने पत्नी को चिकन बनाने का आदेश दिया, लेकिन पत्नी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिस पर अब दोनों के बीच जमकर तकरार हुई। पत्नी के विरोध करने पर आरोपी और ज्यादा भड़क गया और चूल्हे में से जलती लकड़ी को निकालकर उसकी पिटाई शुरू कर दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने जहां उसे तुरंत गिरफ्तार किया, वहीं अदालत ने भी इस मामले पर कड़ी टिप्पणी की है। अपर सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश सिंह ने कहा, अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध अत्यंत गंभीर, क्रूर और समाज को झकझोर देने वाला है। अदालत इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। बावजूद इसके हत्यारे पति को अपने किए पर तनिक भी पछतावा दिखाई नहीं दिया।
और आइए बात उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की करते हैं, जहां पुलिस ने एक शातिर चोर को धर दबोचा है, जो कि फिल्मी स्टाइल में पूरी प्लानिंग के साथ बंद पड़े मकानों को निशाना बनाया करता था। और जब पुलिस ने उस चोर को पकड़ा और उसका बैग खोला तो जो वहां पर देखा उससे हर कोई दंग रह गया, क्योंकि आरोपी के पास से 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा डुप्लीकेट चाबियां बरामद हुई हैं, जिसे वो चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। लेकिन पुलिस ने उसका पूरा शातिरपना निकाल दिया और उसे चाबियों और चोरी के लाखों के गहने के साथ धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक साहिल बाइक से कॉलोनियों में घूमकर बंद मकानों में रेकी करता और मौका मिलते ही ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देता, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। चेन, मंगलसूत्र, ब्रेसलेट, अंगूठी, पाजेब आदि बरामद हुए हैं और इसके पास एक चाबी का बहुत बड़ा एक गुच्छा टाइप बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस साहिल के अन्य साथियों की तलाश कर रही है, लेकिन साहिल के पास से मिले डुप्लीकेट चाबियों से लोग दहशत में आ गए हैं कि कहीं उनके फ्लैट की चाबी तो किसी चोर के पास नहीं है। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।